अब बात करेंगे बंगाल की हिंसा की। दरअसल कुछ सियासी नेता इस हिंसा को भी जस्टिफाई कर रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता तो कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन है। टीएमसी तो इससे और 2 कदम आगे निकल गई है। बंगाल में जिस टीएमसी की सरकार है वहां के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उसी पर है। उनके मंत्री, उनके नेताओं का बयान सुनेंगे तो दंग ही रह जाएंगे। टीएमसी के एक मंत्री कह रहे हैं कि बंगाल में ही लोग जा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? बंगाल में हिंसा की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें। सोमवार को दक्षिण 24 परगना के भांगर में पुलिस ने पहले दिन के वक्त आईएसएफ समर्थकों को कोलकाता की ओर जाने से रोका और फिर शाम ढलते ढलते यहां उपद्रवियों ने गाड़ियां फूंक डाली। पुलिस वैन तक को नहीं बख्शा, बाइकों में आग लगा दी। चंद मिनटों के भीतर यहाँ सब कुछ राख कर डाला। कांडू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलाया गया है। 5 बाइक जो हैं, 5 बाइक को इस तरीके से एकदम तहस नहस कर दिया गया है। और ये सोनपुर बाजार है और अचानक ऐसा हादसा यहाँ पे घटा और लोग फिर ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं और मोर फोर्सेस, ज़्यादा फोर्स यहाँ पे आए हैं। उसके बाद में हालात सामान्य हुए हैं। 11 अप्रैल को जिस मुर्शिदाबाद जिले से वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हिंसा की चिंगारी उठी, उस मुर्शिदाबाद में फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद की फिजाओं में अभी भी तनाव महसूस किया जा सकता है। सड़कें सूनी पड़ी हैं, दुकानें बंद और हर तरफ सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जैसे थम सी गई है। स्थानीय लोगों के जहन में हिंसा का वो मंजर अभी भी तैर रहा है। वाकबिल का जो जुलूस निकला था, उसी से पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। आज जब दुकान मेरा चोरी हुई तब मैं अंदर ही था। हम लोग का तो यहाँ का कोई किसी से इसका हमारा यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है। ये बाहर का आदमी का काम है। समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है। हम लोगों का यहाँ पे जो मोदी खाना दुकान है वो सब मतलब कि जला दिया और पूरा तोड़ फोड़, मतलब 2 दुकान है, दोनों दुकान में घर में घुस के पूरा आग लगा दिया। इधर साइड हम लोगों का ये मतलब घर के पीछे एक घर है, उस घर में पूरा आग लगा दिया। 3 घर मतलब पूरा आग लगा दिया है और कुछ मतलब पानी भी पीने का ये नहीं है। हिंसा की आग शांत भी हो जाए, लेकिन सियासत से रह रह कर बयानों के ऐसे बाण छोड़े जा रहे हैं जो इस माहौल को और गरमाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के राशिद दलवी कह रहे हैं बंगाल में हुई हिंसा एक्शन का रिएक्शन है। दिग्विजय सिंह ऐसा विषय उठा रहे हैं जिसका फिलहाल तो बंगाल की घटना से कोई लेना देना नहीं है। गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। सियासत में कई बार बोलना जरूरी और कई बार मुद्दों पर चुप रह जाने की मजबूरी होती है। ममता ने इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला। हिंसा को लेकर इशारों में बोली, वक्फ का मुद्दा बना रहे, इस बात का खास ख्याल रखा। शांतिपूर्णभावे गणतांत्रिक आंदोलन करार अधिकार सकलेर आछे उइथ पारमिशन, बाट प्लिज दया करे से जेई होक A B C D E F G A जेई बा होक
আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। বাংলার মাটি শান্তির মাটি, এ মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি, এই মাটিতেই জন্ম নিল রবীন্দ্র নজরুল। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा ने कई हिंदू परिवारों को बेघर कर दिया। जान बचाकर पड़ोसी जिले मालदा पहुंचे हिंदू परिवारों का दर्द उनकी आंखों में झलक रहा है। दहशत के मारे घर बार पीछे छूट चुका है। वापसी कब होगी किसी को पता नहीं, लेकिन इस दर्द के बीच ममता के मंत्री कह रहे हैं कि हिंसा पीड़ित बंगाल से ही बंगाल में दूसरी जगह गए। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। शर्म नहीं आती है ममता सरकार को? खुलेआम जिहादियों का साथ दे रही हैं। मुर्शिदाबाद को हिंदू फ्री जोन करना चाहती हैं लोग। मंत्री उसको डिफेंड कर रहा है कि बंगाल के लोग बंगाल में ही मूव कर रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ हो सकती है? एक बार जान जाइए, इस्लामिक जिहादियों का साथ ये सरकार दे रही है, इस सरकार पर ही ठिकरा फूटेगा। घर लगती है आग, अगर आग घर में लगती है ना, तो सिर्फ मेरे घर में नहीं लगेगी, बहुत सारे घर और जद में आएंगे। टीएमसी का घर भी नहीं बचने वाला। दिक्कत क्या है? बंगाल हिंसा के दो पहलू, एक वो जिन्होंने हिंसा का दर्द झेला, जिनके मकान उजड़ गए, उपद्रवियों ने जिन्हें रातों रात सड़क पर ला दिया, और हिंसा करने वाले उपद्रवियों पर पर्दादारी कर रहे हैं। वैसे बंगाल हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और अब इस मामले में इंसाफ के लिए पीड़ित सुप्रीम कोर्ट की ओर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर योगी ने कड़ा प्रहार किया है और बताया है कि दंगाइयों का इलाज डंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने दंगाइयों पर कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष से पूछा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष क्यों मौन है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। एक तरफ जहां बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आम लोग ममता बनर्जी को अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में अब कोई भी दंगाई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करते, संभल इसका सीधा उदाहरण है। वहीं ममता बनर्जी के राज में बंगाल में साल दर साल दंगे हो रहे हैं। दरअसल वक्फ कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। पहले मुर्शिदाबाद और अब दक्षिण 24 परगना में आगजनी की गई है। हिंसा के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और स्पेशल रिपोर्ट में बात बिहार की करते हैं। बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, ये सवाल पिछले कई दिनों से सबसे बड़ा चुनावी सवाल बना हुआ है। सभी को उम्मीद थी कि आज खड़गे और तेजस्वी की मुलाकात के बाद इस पर कुछ ठोस फैसला होगा। कांग्रेस ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है, पर बैठक से निकलते ही तेजस्वी यादव ने अपने सुर बदल लिए हैं। पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की? चेहरा क्या देखते हैं, हमारी एकजुटता देखो ना। कुछ ऐसा ही बयान तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बैठक से निकलने के ठीक बाद दिया। उनसे पूछा गया कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने कहा इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं,
चेहरा होंगे, कोई समन्वय कोई बातचीत आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। ये बयान उन्हीं तेजस्वी यादव ने दिया है जो कुछ दिन पहले तक खुद को महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बता रहे थे, वो भी खुले मंच से। जरा उनका वो पुराना बयान भी सुन लीजिए। जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। बैठक से निकलने के बाद बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और 17 अप्रैल को होने वाली बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। हम सबके साथ अच्छी मीटिंग हुई। बिहार में आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है इस पे विस्तार से चर्चा हुई। 17 तारीख को पटना में मीटिंग है, उसमें आगे की जो रणनीति है उसके बारे में कैसे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। सीएम फेस पर तेजस्वी यादव के यू टर्न पर एनडीए चुटकी ले रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता कहते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहती और तेजस्वी कांग्रेस को ठगने में लगे हैं। माननीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक रूप से अपंग हो चुके हैं, उन्होंने अपने पुत्र के ताजपोशी के लिए कि हमारे बेटा के मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस अभी तिल तिल करके राजनीति में परेशान कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण कर हर अपमान को झेल रही है। बिहार के इस महागठबंधन में नेतृत्व के सवाल पे बवाल होना तय है। कांग्रेस अपनी मुर्दा हुई राजनीति को जिंदा करना चाहती है। इस महाभ्रष्टाचार के युवराज के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। पर सवाल यह भी है कि तेजस्वी किस हद तक कांग्रेस को ठगना चाहते हैं। सियासी बयानबाजी को दरकिनार कर गौर करने वाली बात यह है कि आरजेडी अब पूरी शिद्दत से तेजस्वी यादव को अपना नेता और महागठबंधन का सीएम उम्मीदवार बताना चाहता है। खुद तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद भी ये दावा कर चुके हैं कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बैठक में ऐसी क्या बात हुई जिससे तेजस्वी यादव के सुर ही बदल गए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेता हों या फिर सांसद, सनातन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कल एसपी नेता इंद्रजीत सरोज के बयान के बाद अब सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर नया मुद्दा छेड़ दिया है। रिपोर्ट देखिए। सपा सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर अपने बयानों से चर्चा में है। रामजीलाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा, फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जरूर बड़े मुद्दे मत उखाड़ो, करते बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। ऐसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को आ गए। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, 2-2 हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की जब तक प्रखंड शक्तियां हैं, विजयी हमारी होगी, कोई भाई का राज हो नहीं सकता। विवादों में आने वाले एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने अब अपने बयानों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद हिंसा फैलाना नहीं है। और जहां तक मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब 2-2 हाथ हो जाए। 2-2 हाथ का मतलब क्या है? 2-2 हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई वैचारिक होती है, कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे,
मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिलकर के तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा कर नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। कल कौशाम्बी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी मंदिरों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो विदेशी आक्रांता नहीं आते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दौलत को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। सनातन पर सपा नेताओं का ये बयान कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा हो या फिर महाकुंभ, सपा नेता सवाल उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ के अंत के 2 साल पूरे हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि अब दोनों की कब्र पर फूल चढ़ाने वाला तक कोई नहीं है। अतीक की पत्नी फरार है तो गुड्डू बमबाज भी अंडरग्राउंड है। आतंक के अंत से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज और आसपास के जिलों में आतंक का अतीक अब अतीत हो गया है। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। पुलिस अभी भी माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। आज माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के 2 साल हो चुके हैं, लिहाजा ये चर्चा फिर हो रही है। आज के दिन 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद अतीक अहमद और अशरफ को उनके पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी में दफनाया गया था। परिवार के ज्यादातर सदस्य जेल में हैं या फिर फरार हैं, इसलिए अतीक और उसके भाई अशरफ की कब्र सूनी है। भय और आतंक के एक युग का भी अंत हो गया। आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल 2023 यानी 2 साल पहले ही माफिया अतीक अहमद की कालीन अस्पताल में पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद माफिया अतीक अहमद को उसके पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी में दफनाया गया था। आप सामने देख रहे हैं, ये कब्र माफिया अतीक अहमद की है और उसके बगल दूसरी कब्र जो है उसके विधायक भाई अशरफ की है। बदले हुए माहौल में अतीक अहमद और अशरफ की कब्र पर फूल चढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या से 2 दिन पहले ही 13 अप्रैल को झांसी में माफिया अतीक का बेटा असद भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। तीनों प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में एक ही जगह पर दफनाए गए थे। गौरतलब है कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के वकील उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की 24 फरवरी 2023 को हत्या के बाद माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तीनों शूटर्स को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। मौजूदा समय में 2 हत्या आरोपी चित्रकूट जेल में और एक आगरा जेल में बंद है। 21 अप्रैल को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज सीमा सिंह की अदालत में अगली सुनवाई है। उसकी मौत के बाद उसकी बरसी पर 2 फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जहां 50,000 की इनामी है, फरार है, वहीं अशरफ की पत्नी पर भी 25,000 का इनाम है, वो भी फरार चल रही है। इसके अलावा दोनों बेटे यानी कि बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और दूसरा बेटा अली अहमद दोनों नैनी सेंट्रल जेल और लखनऊ जेल में बंद है। इसके साथ साथ जो 2 अन्य बेटे हैं वो अपने करीबी रिश्तेदार के आवास पर रह रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए कोई हिम्मत नहीं जुटाता है और यहाँ पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी फरार है। उमेश पाल शूटआउट में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी भी फरार है। तीनों आरोपियों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। घटना के 2 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा प्रयागराज में आतंक के अंत की चर्चा खूब हो रही है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18।